अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोग पेपर्स के बहुत करीब हैं और जहाँ तक पेपर्स देखने को मिल रहे हैं तो ये बात पता चल रही है कि भाई अब तो इस साल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया है, हमसे इंट्रोड्यूस करवाया है कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 9 मैट्रिक के पेपर्स को देखें तो हमें ये बात का अंदाज़ा हुआ है कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी ऐसे चांसेस हैं कि उनका पेपर ऐसे आए और यकीनन आएंगे भी। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप लोग को आता तो सब कुछ है, पढ़ा तो आप लोगों ने सब कुछ होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो वो थोड़ा सा लॉजिकल होता है। जवाब आपको आते हैं लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका जवाब हम दें किस तरीके से। तो वो तरीका आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और इंशाल्लाह हम इसको तरीके से समझेंगे कि भाई किस तरीके से हमें आता तो है लेकिन हम किस तरीके से उसको सॉल्व करें और उसको प्रेजेंटेबल बनाएं कि वो इजीली हमसे हो जाए, हमें कोई मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है कि जो आपसे बिल्कुल इन्होंने हटके पूछ लिया है। बस क्या है कि उन्हीं चीज़ को अलग अल्फाज में कॉन्सेप्ट एक रोज़मर्रा के प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल उठा के आपसे पूछ लिया है, उस चीज़ को बस रिलेट करके पूछ लिया है, दैट्स इट। कोई अलग से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आज की वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को इतना तो समझ आ जाएगा कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, चैप्टर का कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हो आके तो नहीं समझ आएगा। तो कॉन्सेप्ट बेस के लिए चैप्टर पूरा समझा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत स्नैप में कर लोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट यूजिंग एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अनबैलेंस इक्वेशन का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बनाते हैं हम लोग, H2O2 और 2H2O, ये मेरे पास इक्वेशन होती है, सही है। अब मैं क्या करूं, टू ना लगाऊं यहाँ पे। जैसे नॉर्मली भी हम लोग क्या करते हैं, बिरयानी बनानी है, चावल की मेजरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल 2 किलो बिरयानी बनानी है, चावल की मेजरमेंट होगी, टमाटर की मेजरमेंट होगी, गोश्त की मेजरमेंट होगी, टमाटर प्याज की मेजरमेंट होगी। अब आपको पता ही नहीं है कि बिरयानी कितनी बनानी है, प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए, तो आप लोग कैसे रिएक्टेंट का पता लगाओगे कि भाई अगर मुझे तो पता ही नहीं मुझे कितनी बिरयानी बनानी है, तो मैं कैसे कलेक्ट करूंगी अपने रिएक्टेंट्स को, कैसे मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कितने चावल चाहिए, कितने टमाटर चाहिए। तो ये तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। अनटिल अनलेस मुझे दोनों चीजें ना पता हो, जब तक मुझे प्रॉपर्ली रिएक्टेंट ना पता हो और जब तक मुझे प्रॉपर्ली प्रोडक्ट ना पता हो। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे 2 किलो बिरयानी बनानी है तो उसके लिए मुझे कितने टमाटर प्याज चावल गोश्त लेना पड़ेगा, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना चावल है, इतने गोश्त है, इतना ये सब कुछ है, तो इससे मेरी कितनी बिरयानी बनेगी। मतलब दोनों चीजें पता होनी चाहिए, दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे अनबैलेंस है, रिएक्टेंट तो इतना है, प्रोडक्ट का पता ही नहीं कितना बन रहा होगा, तो कैसे आप बना पाओगे बिरयानी। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से कि आपको पता ही नहीं है कि भाई वहां पे प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आपको दावत रखनी है, आप कैसे कैसे इसको मेजर करोगे, कैसे बनाओगे। बिरयानी कम भी बन सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, शायद सही भी ना बने अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक अनबैलेंस इक्वेशन के थ्रू प्रोडक्ट को मेजर करा। इक्वेशन अनबैलेंस है, वो प्रोडक्ट को मेजर कर रहा है कितना बनेगा, तो क्या वो सही करेगा, उसका आंसर सही आएगा? कभी भी सही नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं, एंड गेट्स द रॉन्ग रिजल्ट। ये बात तो सही है ना, उसको आंसर गलत ही मिलेगा क्योंकि उसने इक्वेशन ही गलत यूज करी, उसने बैलेंस ही नहीं करा, उसको पता ही नहीं है कि भाई कितना बनेगा प्रोडक्ट, उसका आंसर तो गलत ही आएगा।
एक्सप्लेन व्हाई बैलेंसिंग द इक्वेशन इज नेसेसरी बिफोर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैंने सारी बात आपको बताई एक बिरयानी के एग्जाम्पल से, तो हमारा आंसर तो वहीं से आ गया कि भाई जब तक आपको पता ही नहीं है आपका रिएक्टेंट कितना है, आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपको प्रोडक्ट इतना बनाना है तो उसके लिए कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता होगी तभी तो आप रिएक्टेंट को उतना लोगे कि मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे इतने रिएक्टेंट लेने हैं, या फिर आपके पास रिएक्टेंट होगा तो आप उससे ये तो बताओगे कि इतना प्रोडक्ट बनना है मेरा इन रिएक्टेंट से। अब आपको पता ही नहीं कि मेरे पास ये रिएक्टेंट मौजूद है, इससे प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आप कैसे मेजर करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर तो सही आ ही नहीं सकता। सिमिलरली अब देखो उसके आंसर को पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगी बात कहना क्या चाह रहे हैं कि बैलेंसिंग इंश्योर्स that the number of atom is equal on both sides without balancing the calculation। सबसे पहले तो क्या लिखा है कि बैलेंसिंग इंश्योर्स that the number of atom is equal on both sides। बैलेंसिंग का मतलब लिखा है पहले तो, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ एटम हो। अब ये मेरी अनबैलेंस इक्वेशन है, अब मैं इसका बैलेंस वाला वर्जन लिखूं तो H2 प्लस O2 बनाएगा 2H2O। ये मेरी बैलेंस इक्वेशन है, सही है। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने यहाँ पर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन यहाँ है उतने यहाँ पर होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे भी 2 लगेगा, सही है, ये बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग का मतलब लिखा है पहले तो। अब दूसरी बात क्या लिखी हुई है, विदाउट बैलेंसिंग द कैलकुलेशन विल नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहते हैं कि मास कंजर्व रहेगा हमेशा, आप उसको कुछ भी कर लो आप उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही नया मास क्रिएट कर सकते हो। क्या मैं बिना इन दोनों के लिए वाटर को बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। या फिर मैं इनको कम लेके इसको ज्यादा बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप सामान तो 1 किलो बिरयानी का लो लेकिन वो बन जाए 10 किलो बिरयानी, हो ही नहीं सकता। जितना सामान आपने लिया उतनी बिरयानी बनेगी। सिमिलरली जितना मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया उतना ही वाटर बनेगा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा, वो बढ़ नहीं जाएगा। क्या आपने 2 मोल्स ऑक्सीजन के लिए तो वो बन जाए रिएक्शन के बाद 10 मोल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो बढ़ रहे हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट से कुछ ऐसा हो रहा होगा एडिशन कि वो बढ़ रहा है, लेकिन वो खुद से नहीं अपने आप को बढ़ा सकता, सही है। अगर आप खाना खाते हो तो आपका वजन बढ़ता है ना। अब आप खाना नहीं खा रहे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 3 दिन से भूखा है तो उसका वजन बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, उसका वजन कम होगा, क्योंकि जब आप मैटर को ऐड करोगे तो ही वो बढ़ेगा ना, खुद से तो बढ़ ही नहीं सकता। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग नहीं होगी तो कैलकुलेशन फॉलो नहीं करेगा कंजर्वेशन ऑफ मास को। कंजर्वेशन ऑफ मास हो रही है इस इक्वेशन के अंदर? नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है यहाँ पे उतना प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रहा, दोनों साइड पे बराबरी नहीं आ रही, कंजर्वेशन नहीं हो रही। उसके बाद क्या लिखा है, सो द रिजल्ट बिकम्स इनकरेक्ट, हमारा रिजल्ट खराब आ जाएगा। तो इसीलिए स्टेशोमेट्री, सिंपल अल्फाज में बोलूं मैं सवाल का मतलब, स्टेशोमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेशोमेट्री हमारी नॉर्मल लाइफ में भी जरूरी है और हर जगह जरूरी है। कहीं भी चले जाओ, किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी घर चले जाओ, हर जगह स्टेशोमेट्री इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बिना कैलकुलेशन के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। बिना कैलकुलेशन के आप रेंडमली कुछ भी नहीं कर सकते हो, और एक बड़े पैमाने में तो कभी भी नहीं कर सकते। आप दावत में कभी भी रेंडमली उठ के नहीं बनाने चले जाओगे बिरयानी, आप कैलकुलेट करोगे कि भाई बिरयानी दावत में खराब ना हो जाए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, स्टेशोमेट्री मैटर करता है। अब दूसरा सवाल क्या कहते हैं, इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें वन रिएक्टेंट फिनिशेस अर्लियर, जिसमें एक रिएक्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, इसमें मेरा ये रिएक्टेंट खत्म हो गया पहले, ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, व्हाइल अदर्स आर स्टिल प्रेजेंट, बट इसके अलावा दूसरे अभी भी मौजूद हैं। एक्सप्लेन विच रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, बताओ कि कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको ये जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनके दिमाग में फौरन से आया होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। बिल्कुल सही जवाब आया, बिल्कुल सही सोच है आपके जहन में
कि किसी भी रिएक्शन को अगर कोई रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट कंट्रोल करता है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप बिरयानी बनाने जा रहे हो, फिर से मैं बिरयानी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बार बार क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे घरों में बिरयानी ही बन रही होती है। तो बिरयानी बनाने जा रहे हो, अब आपके पास चावल मौजूद है, टमाटर मौजूद है, प्याज मौजूद है, लेकिन गोश्त तो मौजूद ही नहीं है। चलो गोश्त के बगैर भी बन जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास चावल मौजूद है, गोश्त मौजूद है, लेकिन प्याज और टमाटर तो मौजूद ही नहीं है। तो क्या बन पाएगी उनके बगैर बिरयानी? नहीं बन सकती। तो हमारा रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। क्यों? टमाटर और प्याज तो है ही नहीं, तो बिरयानी कैसे बनेगी? यानी कि जो बिरयानी की फॉर्मेशन है, बिरयानी का बनना कौन कंट्रोल कर रहा है? टमाटर और प्याज कंट्रोल कर रहे हैं। वो नहीं होंगे या कम होंगे तो बिरयानी नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसके आंसर को समझते हैं कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट कंट्रोल्स द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये 10 ले लिए और मैंने ये 5 ले लिए। अब क्या होगा? ऑक्सीजन तो 5 के बाद खत्म हो जाएगा। उस पॉइंट पे क्या पता ये 5 रहता हो, ये खत्म हो गया, ये रहता है। तो जब ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो वाटर कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर बनने के लिए ऑक्सीजन लाजमी चाहिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है रिएक्शन को। इट इज यूज्ड एट फर्स्ट, वो पहले इस्तेमाल हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो द रिएक्शन स्टॉप व्हेन इट फिनिशेस। इसके नतीजे में क्या होता है? जब वो खत्म होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इन दोनों का जब रिएक्शन ही नहीं होगा, ये खत्म हो गया, इसका रिएक्शन किससे होगा कि वाटर बने? तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इवन इफ द अदर रिएक्टेंट रिमेन, भले दूसरा रिएक्टेंट रहता हो या ना रहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले कोई एक रिएक्टेंट भी खत्म हो जाता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर हम इस पे डिपेंडेंट हैं, हम इसके मोहताज हैं। ये खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन को रुकवा देगा। तो इसीलिए रिएक्शन रुक जाता है, भले दूसरा रिएक्टेंट मौजूद हो, तो वो चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। इसको मैं कहूंगी कि मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि लिमिटेड है। कहते हैं ना लिमिटेड स्टॉक है भाई, जल्दी जल्दी खरीद लो, लिमिटेड चीजें रह गई है सेल में, इस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि थोड़ी सी रहती है, जल्दी जल्दी आगे ले लो, खत्म होने वाली है। सिमिलरली ये लिमिटेड है, ये इसके मुकाबले में ये अनलिमिटेड कहलाएगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा, वैसे तो असल में तो अनलिमिटेड नहीं होता, लेकिन इसके मुकाबले में हम कहेंगे कि भाई ये इससे ज्यादा मौजूद है। जो चीज कम मौजूद होती है लोग उस पर जाके कहते हैं हम ये खरीदेंगे, सबसे पहले इसको खरीदेंगे, कमी हुई है इसकी मार्केट में, इसको खरीदो। ठीक है, और वो चीजें महंगी भी हो जाती हैं। अभी आटे की कमी हो गई, आटा महंगा हो जाएगा। पेट्रोल की कमी चल रही थी, पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो चीज की अहमियत फिर बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिर जाना, एकदम से कोई बंदा जल्दी जल्दी गिर गया, हम कहेंगे वो कोलैप्स हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो रहा न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहा, इवन दो इट इज अट्रैक्टेड टू इट। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। क्यों अट्रैक्टेड है? इसका रीजन क्या है कि वो अट्रैक्टेड है? ये मेरे पास न्यूक्लियस है और बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मैं जानती हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अंदर नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। ऐसा क्यों होता है? भाई एक चीज हमें खींच रही है और हम कंटिन्यूअसली उसके अगेंस्ट खड़े हुए, एक वक्त आएगा कि हम थक जाएंगे और उसकी तरफ खिंच जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टे इन फिक्स एनर्जी लेवल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम कहते हैं ना उनका खुद का शेल है, वो अपने शेल में रहते हैं, उनका अपना घर है शेल। तो उन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रह रहे होते हैं ना, तो वहां उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। फिक्स होने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके अंदर होगी,
तो ही उस जगह पे रह सकते हैं। जैसे हम लोग घर वगैरह लेने जाते हैं तो घर वाला जो बेच रहा होता है वो कहता है कि भाई आप इतने पैसे दोगे तो ही ये घर खरीद सकते हो, इससे कम पैसों में मैं नहीं राजी हूँगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में भी ये होता है कि वो उन्हीं शेल में रह सकता है जहाँ पे उसके पास रहने के पैसे होते हैं। पैसे से क्या मुराद है? एनर्जी। जितनी एनर्जी उसके पास होगी वो उस शेल के हिसाब की, तो ही वो शेल में रह सकता है। तो एक स्पेसिफिक एनर्जी हर शेल की, जैसे हम लोग नॉर्मली कह रहे होते हैं ना कि के शेल की एनर्जी कम होती है, उससे ज्यादा एल शेल की होती है, उससे ज्यादा एम और सबसे ज्यादा एन, क्योंकि के जो है वो पहला शेल है, एल जो है वो दूसरा शेल है, एम तीसरा और एन चौथा। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में रह रहे होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, दूसरे शेल में रह रहे होंगे उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो फिक्स एनर्जी लेवल्स में वो रह रहे हैं। दे डू नॉट लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली। अब इलेक्ट्रॉन्स ना हमारी तरह नहीं होते, हम क्या है थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, लेकिन इवन अपने घर का भी काम करेंगे, अपने घर में भी अगर लड़कियां झाड़ू पोछे लगाएंगी तो वो थक जाती हैं। ठीक है, लड़के अपने घर का सामान लाएंगे तो वो कहेंगे भाई मैं एक चक्कर लगा चुका, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, थक गया हूं मैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ना हमसे थोड़ा अलग होते हैं। वो ना अपने शेल में अपने घर में कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। अगर वो अपने शेल में काम कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है पहले शेल का, अभी अपने शेल में घूमता रहेगा ना, इसके अंदर कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं आएगा, यानी ये थकेगा नहीं, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, इसके अंदर कोई थकावट नहीं फील होगी, मतलब ये कभी भी डाउन फील नहीं करेगा, एनर्जी को लो फील नहीं करेगा। इसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी इसके पास एनर्जी है शुरू से। ठीक है, तो ये बात लिखा हुआ है कि जब अपने शेल में अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाले शेल में जब वो घूमता है तो उसकी एनर्जी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, डू नॉट लूज एनर्जी। तो यही रीजन है कि अपने घर में वो घूमने से उनके अंदर कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं आ रहा। एनर्जी का डिफरेंस नहीं आ रहा तो न्यूक्लियस से मुकाबला कर सकते हैं वो। ठीक है, न्यूक्लियस उन्हें खींच रहे लेकिन वो उनकी तरफ नहीं जाते क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है और उसकी एनर्जी के अंदर कोई कमी भी नहीं आ रही, इसीलिए बात लिखी हुई है सो दे रिमेन स्टेबल एंड डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इसी वजह से वो स्टेबल रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर गिरते नहीं है। अगर यही इलेक्ट्रॉन घूमने से इनकी एनर्जी के अंदर कमी आ रही होती ना तो ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते और एटम खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये निज़ाम नहीं रखा। अगर ऐसा होता ना तो हम सब डिस्ट्रॉय हो जाते एक खास वक्त के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी निकालता है जब वो जंप करता है अपने से ऊपर शेल में या ऊपर से नीचे वाले शेल में, तभी उसके अंदर एनर्जी का चेंज आता है, अदरवाइज नहीं आता। और ये बोहर की थ्योरी जो पढ़ते हैं हम लोग वही है ये। तो ये बोहर की थ्योरी से चैप्टर नंबर 2 से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन एन एटम इज हीटेड। मैंने एक एटम को आग पे रख दिया, फ्लेम पे रख दिया, हीट करा, इट गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो वो क्या करता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है कंटीन्यूअस के बजाय। अब आपको कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि होता है क्या। देखो, अगर कोई चीज अपने अंदर से कंटिन्यूअसली एनर्जी निकाल ली है, अगर एनर्जी कंटिन्यूअस है तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। अगर कोई बॉडी अपने अंदर से ऐसे तोड़ तोड़ के एनर्जी निकाली है, ऐसे टूटी टूटी एनर्जी निकाली है, टुकड़ों में एनर्जी निकाली है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एनर्जी निकाली है, तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर लाइन स्पेक्ट्रम होगा। सही है। अब अगर मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करूं तो हम लोग रेनबो को देखा होगा आप लोगों ने। रेनबो में क्या होता है, सारे कलर ना आपस में यूं करके मिक्स हुए हुए होते हैं, ऐसे करके, कोई डिफरेंस नहीं होता उनके अंदर, ऐसे करके मिक्स हुए हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर मैं लाइन स्पेक्ट्रम की बात करूं, लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा कि ये पूरी ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक होगा सारा, ब्लैक 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 ब्लैक, और जहां जहां पे एनर्जी निकाली गई होगी, यानी कि एनर्जी निकाली तो यहाँ पे एक कलर की लाइट का रोशनी हो जाएगी, फिर एनर्जी निकाली गैप के बाद फिर यहाँ पे रोशनी आ जाएगी, फिर गैप के बाद एनर्जी निकाली तो इस ब्लैक ब्लैक पे रोशनी हो जाएगी। तो दैट इज
लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। कंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपने अंदर से एनर्जी निकाले, जैसे सूरज है कंटिन्यूअसली लाइट निकालता रहता है निकालता रहता है निकालता रहता है, तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलता है, रेनबो हमें मिलती है, उसके अंदर हमें कंटिन्यूअसली दिखता है विव ग्योर, सारे कलर्स 7 कलर्स आपस में बिल्कुल आपस में डिफ्यूज हुए हुए, तो फ्यूज हुए हुए होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से स्पेक्ट्रम मिलता है, अभी हमने बात की, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी निकालता है या कब डिफरेंस आता है एनर्जी का, जब वो जंप करता है, चाहे वो बड़े से छोटे शेल में जंप करे, छोटे से बड़े शेल में जंप करे, तो ही उसके अंदर एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा स्पेक्ट्रम निकालेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। यही रीजन है, वो कंटिन्यूअसली जंप नहीं करता, एक वक्त आएगा वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, फिर जंप कर जाएगा, फिर थोड़े से टाइम के बाद वो वापस अपने शेल में आ जाएगा। तो जब वो अपने शेल में आएगा ना, तो जो एनर्जी को अपने अंदर से निकालेगा वो टुकड़ों में निकालेगा, जाहिर सी बात है। कंटिन्यूअसली तो ऐसे ऐसे जंप नहीं कर रहा, जंप करता है थोड़ी देर बाद के वापस आ जाता है, फिर काफी टाइम के बाद फिर जाता है। तो ये बहुत टाइम से हो रहा होता है, तो एनर्जी भी टुकड़ों में निकल रही होती है। इसका रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स एंड एमिट स्पेसिफिक एनर्जीज। अब इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बात करी, एनर्जी लेवल्स में जंप कर रहे होते हैं, ठीक है, और एनर्जी लेवल्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो वो जो एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से, वो भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी होती है, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ऐसा नहीं कि हर शेल पे जंप करने पे एक ही एनर्जी निकल रही हो, नहीं। अगर पहले से दूसरे में करना है तो अलग एनर्जी आएगी, दूसरे से तीसरे में जंप करना है तो अलग एनर्जी, तीसरे से चौथे में तो अलग एनर्जी होती है। दैट इज वाई ओनली सर्टेन लाइन अपीयर्स नॉट अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और यही रीजन है कि जब वो स्पेसिफिक एनर्जी को निकाल रहा है, यानी कि थोड़े थोड़े टुकड़ों से खास एनर्जी को निकाल रहा है, तो स्पेक्ट्रम भी हमें लाइन वाला दिखेगा, यानी कि पूरा ब्लैक होगा और उस पर कुछ लाइन्स हमें कलर की दिखेंगी। तो ये चीज हमारे पास रीजन है इस चीज का। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमोनिया हैज अ pyramidal shape instead of planar, explain the reason। देखो, पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया का शेप कैसा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बता के अमोनिया के शेप को बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये नाइट्रोजन है मेरे पास सेंट्रल एटम, इसके पास एक इसके ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे इसके बाकी जो ऑर्बिटल हैं वो इस तरीके से हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं। अभी जो इसकी ज्योमेट्री है ये कहलाती है पायरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, पायरामिडल ज्योमेट्री। अब यही बात लिखी हुई है कि भाई अमोनिया तो पिरामिडल शेप रखता है, वो प्लेनर शेप क्यों रखता है। प्लेनर का मतलब क्या है, ऐसा सीधा सा शेप, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो भी देखो, जब प्लेनर का मतलब क्या है कि इनके दरमियान में 180 का एंगल बन रहा हो, ठीक है, 180 का एंगल बन रहा हो। अगर देखें तो ये 180 का एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी दिखे नहीं रहा 180, यहाँ पे कुछ खास एंगल होगा, यहाँ पे। तो इसका रीजन पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है। तो नाइट्रोजन जो है हैज 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। कौन से ग्रुप का है पता है आप लोगों को, बिल्कुल सही कहा, ये ग्रुप 5 का होता है। तो इसके पास 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो है वो रिपेल करता है बॉन्डेड एटम्स को स्ट्रांगली। अभी जो लोन पेयर है ना, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से भी इन्हें धक्का मार रहा होता है, रिपेल कर रहा होता है, और यहाँ से भी इनको, इन वाले हाइड्रोजन को रिपेल धक्का दे रहा होता है, बहुत तेज जोर से पुश कर रहा होता है, रिपेल कर रहा होता है, पुशिंग देम डाउनवर्ड एंड फॉर्मिंग अ पिरामिडल शेप। जिसकी वजह से क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर से पहले ये यू होंगे, ये इधर से भी यू आ जाता है, और यहाँ से ये भी यू नीचे हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, जिसके नतीजे में हमें प्लेनर नहीं बल्कि पिरामिडल शेप देखने को मिलता है। इस किस्म के शेप को पिरामिडल शेप कहा जाता है।
सही है। तो रीजन, मेन रीजन क्या है, ये लोन पेयर, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वो सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान की रिपल्जन होती है। तो यही रीजन है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत जोर से रिपेल कर रहा होता है, जिसके नतीजे में इसका पिरामिडल शेप आता है। लास्ट है हमारा, इस वीडियो का लास्ट है, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ ना रिमेनिंग चैप्टर्स की भी शेयर कर दूंगी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है ये वीडियो कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो ये चीज़ें आपने पढ़ी भी नहीं है, चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा, तो उसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है वही चीज़ है, कोई अलग से नहीं है कि आपकी बुक के बाहर से उठा के दे दें। बस उन्होंने बस नॉर्मल लाइफ से हमें रिलेट करवा दिया है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, तो बस यही है, चीजें वही हैं, सही है। अब यहाँ पर आओ, इस वीडियो का आखिरी है ये, लेकिन मैं आपके साथ अगेन शेयर करूंगी रिमेनिंग क्वेश्चंस को, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि एंड में वो आप क्वेश्चंस को देख सको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको पढ़ लेना, बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह आपके लिए पेपर्स के अंदर, ठीक है। आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इस वीडियो को देख के। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, ये रहा लीनियर शेप, अभी हमने पढ़ा लीनियर है, 180 डिग्री बनाती है, बट वाटर इज बेंड, लेकिन वाटर का शेप तो बेंड है। अभी समझते हैं वाटर का शेप है कैसा। एक्सप्लेन व्हाई देयर शेप आर डिफरेंट। सबसे पहले तो वाटर का शेप बनाना पड़ेगा, तो वाटर का शेप कहाँ बनाए, यहाँ पे बना दे या यहाँ पे बना देते हैं ताकि दोनों शेप बराबर बराबर में आ जाए। तो वाटर का शेप कैसा होता है, ये ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का होता है, वेरी गुड, ग्रुप 6 का होता है। तो उसके पास होते हैं 2 लोन पेयर इस तरीके से, और 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से इसके पास होते हैं। लेकिन कार्बन की अगर बात करें तो क्या कार्बन के पास कोई आपको लोन पेयर दिख रहा है, हमें देखो लोन पेयर सेंट्रल एटम में देखना है, यानी कि वो एटम जिसके आसपास एटम लगे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 एटम्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये सेंट्रल एटम होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पे कार्बन, क्या कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो इसका रीजन पढ़ते हैं, ये बात निकलेगी। CO2 has no lone pair on carbon। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, चारों कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो इट इज लीनियर, तो यही रीजन है कि ये लीनियर शेप बनाते हैं, 180 का डिग्री का इसके अंदर एंगल आ रहा होता है। वाटर हैज 2 लोन पेयर्स, पानी के पास 2 लोन पेयर्स है, एक ये रहा ऑक्सीजन पर, और ऑन ऑक्सीजन विच बैंड द मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ये लोन पेयर है, हमने पढ़ा कि ये पुश करते हैं बॉन्ड पेयर्स को, जिसकी वजह से बेचारे बॉन्ड पेयर्स यूं नीचे आके यूं सुखड़ गए, बिल्कुल मुरझा गए, और यहाँ पे ऊपर ये जो लोन पेयर है ये जगह इन्होंने ज्यादा घेर ली और बेचारे को बिल्कुल पुश कर दिया, दबा दिया। तो यही रीजन है कि कार्बन और इसके अंदर डिफरेंस है, और मेनली जितने भी हम लोग ज्योमेट्रीज पढ़ते हैं वेस्पर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनका मेन रीजन ही होता है लोन पेयर। तो यहाँ पे भी कोई अलग बात नहीं निकली, यहाँ पे भी रीजन लोन पेयर का था, यहाँ पे भी रीजन लोन पेयर का था। अगर तो पढ़ी हुई थ्योरी तो इजीली करना मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप देख लो और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत से निकाल के आप लोगों के लिए बनाए हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अब बोर्ड जो है वो डिफरेंट पैटर्न पे जा रहा है, डिफरेंट क्वेश्चंस दिखा रहा है, तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी, क्योंकि आप लोग को अच्छे नंबर लाने आगे आपको हेल्प होगी यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं,
तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।